Hello students, the topic name is transformer. तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये बड़ी कन्फ्यूज़न होती है बच्चे को भी, ट्रांसफार्मर करता क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी या डीसी को एसी के कन्वर्ट करने में काम नहीं आता। पहली बात तो ये ट्रांसफार्मर अगर पूछे ना तो ट्रांसफार्मर डीसी जब करंट हो ना तो डीसी के लिए ट्रांसफार्मर वर्क ही नहीं करता। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है क्या जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी करंट पे वर्क कर सकता है, तो वो नहीं वर्क करेगा क्योंकि डीसी जो करंट है वो वेरिएबल नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है। अगर ये क्वेश्चन आ गया भी ट्रांसफार्मर को अगर डीसी करंट दे दे तो वो वर्क करेगा, तो इसका आंसर है नो सर, क्योंकि सर डीसी वेरिएबल करंट नहीं है। अगर करंट वेरिएबल नहीं है तो सर ट्रांसफार्मर काम नहीं करने वाला। चलो सर बहुत बढ़िया। सेकंड थिंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक वोल्टेज को दूसरी वोल्टेज यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, रखता करंट को एसी में ही है। यानी ट्रांसफार्मर इज द बेसिक डिवाइस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, दिस इज नॉट द डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग पे ही काम करेगा। ये क्या करता है, सपोज मैं पहले इसका जो लिखा है वो पढ़ देता हूँ। इट कन्वर्ट्स एन ऑल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज इनटू दैट एट हाई वोल्टेज। मतलब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा और वाइस वर्सा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कर देगा। तो इसकी जो कहानी है उससे पहले इसके टाइप्स देखते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है इसका वो स्टेप अप है, सेकंड टाइप स्टेप डाउन है। स्टेप अप कन्वर्ट क्या करता है, लो वोल्टेज एट हाई करंट, कम वोल्टेज और ज़्यादा करंट को हाई वोल्टेज एट लो करंट। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो, जिधर वोल्टेज ज़्यादा होगी उधर करंट कम होगा जब आप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। लो वोल्टेज एट हाई करंट को हाई वोल्टेज एट लो करंट, और स्टेप डाउन क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जहाँ पर लो वोल्टेज उधर करंट हाई होता है, हाई करंट। ये हाई वोल्टेज मतलब यहाँ पर लो करंट है, लो वोल्टेज मतलब यहाँ पर हाई करंट है। यानी अगर हम इस की वर्ड को पकड़ें, अप और डाउन को, अप का मतलब है वोल्टेज का बढ़ना, फाइनल वोल्टेज बढ़ गई है। डाउन का मतलब फाइनल वोल्टेज लो हो गई है, यानी लो वोल्टेज। स्टेप अप और स्टेप डाउन इज बेसिकली द टर्म्स रिलेटेड टू वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज का बढ़ना स्टेप अप होना है, वोल्टेज का कम होना स्टेप डाउन होना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक तो समझ में आना चाहिए भी व्हाट इज स्टेप अप एंड व्हाट इज स्टेप डाउन। आगे चलते हैं, देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। द प्रिंसिपल जो है इसका ट्रांसफार्मर का वो है म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये हमने पढ़ा हुआ है व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन होता है, सपोज मैंने दो वायर्स ले ली। सपोज मैं अभी इसका पूरा डायग्राम नहीं बना रहा, एक ये वायर है, ये प्राइमरी वायर है, और ये एक सेकेंडरी वायर है, दूसरी कॉइल है नेबरिंग कॉइल। जब करंट या इंड्यूस्ड इसमें कह लीजिए ईएमएफ वेरी होगा तो उसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसके साथ लिंक्ड हो जाएगा सेकेंडरी के साथ, जिसके कारण उसमें ऑटोमेटिकली एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। दिस प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। दोबारा से सुनिए, ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन है। दैट इज व्हेन अ चेंजिंग करंट इज पास थ्रू वन ऑफ द टू कॉइल। ये एक कॉइल ले ली मैंने प्राइमरी जिसमें करंट चेंज हो रहा है। इंडक्टिवली कपल्ड मीन्स इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसके साथ लिंक हो रही है। ये दो लाइनें जो खींचते हैं ना, ये मैग्नेटिक या इंडक्टिव कपलिंग का रिप्रेजेंटेशन है, ये जरूर खींचनी है। ठीक है, इंडक्टिवली कपल्ड कॉइल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन द अदर कॉइल। इस सेकेंडरी कॉइल में ऑटोमेटिकली एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का। मतलब अगर एक कॉइल में करंट की वेरिएशन है तो दूसरे में अपने आप फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो जब उसके साथ फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली टू टाइप की होती है, कोर टाइप और शेल टाइप। उससे पहले कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ये देख लें, कंस्ट्रक्शन में ये लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड ऑन द सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर। पहली बात तो ये दोनों सॉफ्ट आयरन के बने हुए हैं। तो ये लैमिनेटेड कोर है। लैमिनेटेड कोर के बारे में बाद में डिस्कशन करते हैं, पहले बस ये कोर है। मान लीजिए ये कोर है, ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है। इस पे दो वायर्स लगाई जाती हैं जो कि इंसुलेटेड कॉपर की होती हैं। जो पहली वायर मैंने ले ली, सपोज ये वाली वायर, इसको हम कहते हैं प्राइमरी वायर। कौन सी वायर, दिस वन इज प्राइमरी वायर, पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरी वायर जो इस साइड लगी हुई है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वायर, दिस वन इज सेकेंडरी वायर। तो इनके नंबर ऑफ टर्न्स अलग होते हैं। तो जब इसको हम करंट एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, एसी सोर्स से कनेक्ट करने के बाद इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण
मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है इस कोर से। जो वो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो यहाँ से जाता 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 मैग्नेटिक चेंज फील्ड होता इससे लिंक होगा, तो जिसके कारण इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो दैट इज द आउटपुट, दिस वन इज द इनपुट, दिस वन इज द आउटपुट। तो इन दोनों के नंबर ऑफ टर्न अलग अलग होते हैं। ये इसके नंबर ऑफ टर्न एनपी कह दिए, इसके नंबर ऑफ टर्न मैंने एनएस कह दिए। तो पहले मैं इसको ही बेसिकली समझाता हूँ। अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के ज़्यादा है नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से, तो ये जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप बोला जाता है। चलो सर स्टेप अप याद हो गया। अगर सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा हैं तो वो स्टेप अप होगा। अगर सेकेंडरी के टर्न कम है, अगर सेकेंडरी के टर्न कम है प्राइमरी से, तो ये क्या होगा सर, ये स्टेप डाउन हो जाएगा। तो पहले तो हमें स्टेप अप और स्टेप डाउन का पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स से कैसे रिलेशन है, तो वो भी सर हमें याद हो गया। इन द केस ऑफ स्टेप अप नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न इज मोर, इन द केस ऑफ स्टेप डाउन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न इज लेस देन द प्राइमरी कॉइल। चलो सर अभी ट्रांसफार्मर ये कोर टाइप था। शेल टाइप में क्या है सर, शेल टाइप में क्या होता है, यहाँ पर ही आपकी ये प्राइमरी वायर्स लगा दी जाती हैं, यूँ इसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है, और इसी प्राइमरी वायर के ऊपर, इसके ऊपर सेकेंडरी वायर को लगा दिया जाता है। ये देखो, दिस इज द सेकेंडरी वायर, दिस इज द आउटपुट, दिस वन इज द आउटपुट, ये आउटपुट है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है प्राइमरी का, यहाँ से निकलता है यहाँ से यहाँ, और इस तरफ निकलता है यहाँ से यहाँ। बहुत बढ़िया तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स घूमता 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 लिंक होता रहता है। इसमें फ्लक्स लॉसेस बहुत कम है, इसमें थोड़े फ्लक्स के, मैग्नेटिक फ्लक्स के लॉसेस आ जाते हैं। तो जनरली जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो शेल टाइप ही होते हैं। उनमें प्राइमरी वायर और सेकेंडरी कॉइल एक ही लिम्ब, इसको लिम्ब कहते हैं, एक ही लिम्ब पर रोल कर दिए जाते हैं, जिससे जो फ्लक्स का लिंकेज है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, इन दिस केस फ्लक्स का लिंकेज कम होगा, इस केस में फ्लक्स का लिंकेज थोड़ा ज़्यादा होता है। तो चलो सर ये भी समझ में आ गया। अभी उसके बाद जब आप कंस्ट्रक्शन लिखोगे ना, एक बात सुनना, अभी मैंने मान लिया नंबर ऑफ सेकेंडरी के टर्न ज़्यादा है प्राइमरी से। अगर इसके टर्न ज़्यादा है ना सेकेंडरी के टर्न, तो इधर वोल्टेज ज़्यादा होगी, यानी ईएमएफ ज़्यादा होगी और करंट कम होगा। अगर इसका करंट कम होगा ना, तो इसकी ये जो वायर है ना, ये थिन होगी। देखो वायर का पतला या मोटा होना उसके करंट पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे नहीं। तो हमें ये चीज़ पता लगी, जिसकी वोल्टेज ज़्यादा है, जिसके टर्न ज़्यादा, उसकी वोल्टेज ज़्यादा, इसके टर्न कम है तो इसकी वोल्टेज यानी इसका ई प्राइमरी कम होगा, इसकी वोल्टेज कम होगी, यानी इसका करंट ज़्यादा होगा। जिसका करंट ज़्यादा होगा उसकी वायर भी मोटी होगी, यानी ये थिक कॉपर वायर होगी। चलो सर ये समझ में आ गया। थिकनेस ऑफ वायर के बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए कंस्ट्रक्शन में देखो बेटा, एक ये ट्रांसफार्मर ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ होता ही नहीं है। इस पूरे डब्बे को खोलोगे तो इसके अंदर तेल होगा, ऑयल। चलो वो कंस्ट्रक्शन में हम एक्सप्लेन नहीं करते, ऑयल तो रखा होता है भी ये जो ट्रांसफार्मर है ठंडा काम करे। दूसरा चीज़ ये सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन कोर इज बेसिकली मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन मटेरियल, क्योंकि सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बड़े आराम से चल जाती हैं। ये कोर क्यों नहीं सर शेल टाइप क्यों यूज़ करना है, कोर में फ्लक्स इतना बढ़िया लिंक नहीं करता, प्राइमरी और सेकेंडरी दूर बैठी होती हैं। इन दिस केस एक टर्म था कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, बहुत बढ़िया है इसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी पर एक दूसरे को रोटेट करती हैं, तो अगर शेल टाइप ट्रांसफार्मर ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी इसके साथ अभी चलते हैं द टर्म व्हाट इज लैमिनेशन ऑफ आयरन कोर, उसको क्लियर करना है, क्योंकि जनरली इसका ही क्वेश्चन पूछ लिया था, व्हाट डू यू मीन लैमिनेशन ऑफ द कोर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में ही डिफाइन करना है आपने भाई लैमिनेशन ऑफ कोर क्या है। लैमिनेशन ऑफ कोर क्या होती है, लैमिनेशन ऑफ आयरन कोर, आपने क्या करना है, टेक थिन thin strips of soft iron and join them by making use of varnish. इसके कारण क्या होता है वार्निश लगाने के बाद, each strip, in each strip individual eddy current is produced, eddy current is produced and which is not added up, जो ऐड नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं इसको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। आपने कहना है थिन स्ट्रिप सर तो यूज़ की, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर मेरी स्ट्रिप थिन होगी तो उसका एरिया कम होगा, यानी उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो सर एडी करंट कम हो जाएगा। सर इसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं, ये कौन सा करंट है, कहाँ से आ गया, नोट्स बनाओ पहले तो ये। ठीक है, एडी करंट कम क्यों होगा,
इतना पहले लिख लेना। अभी मैं आपको इसका अच्छे तरीके से बताता हूँ भाई ये ऐसे कैसे हो गया, भाई एडी करंट क्यों हमने इसमें यूज़ किया है। तो ये देखो, सपोज मैंने मान लिया, मैंने कागज़ ले लिया, देखो ये कागज़ है, तो इस कागज़ को मैंने यूँ फाड़ दिया, ठीक है, ये देखो ये कागज़ हो गया। अभी ये कागज़ की अगर मैं सॉफ्ट आयरन की बात बताऊँ तो सॉफ्ट आयरन ने आपने एक ऐसा बनाया था कोट टाइप, है ना, तो ये कागज़ इसको मान लो ऐसा है, तो ये इतना पतला नहीं होता, ये थिक होता है। तो इतने सारे बहुत सारे कागज़ लेके सबको ज्वाइन कर दिया, लेकिन जब एक बात सुनो, जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा प्राइमरी में, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स सॉफ्ट आयरन से भी तो चेंज होगा, सिर्फ सेकेंडरी कॉइल से ही थोड़ी चेंज होगा, सॉफ्ट आयरन से चेंज होगा। अगर सॉफ्ट आयरन से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो सर ये वायर तो है नहीं, तो ये तो प्लेट है, इसमें सर जो करंट पैदा होता है उसको एडी करंट कहते हैं, ठीक है, हाँ सर एडी करंट कहते हैं। तो इस एडी करंट का कोई फायदा, सर कोई फायदा नहीं, इधर से इधर जाए फ्लक्स तो वो फायदा, तो इसके बीच में तो कोई करंट प्रोड्यूस हो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा है इसका। तो सर फिर क्या करेंगे, हमने क्या किया, ऐसे बहुत सारी पत्तियां ले ली, ऐसे पत्ती को पत्ती से जोड़ दिया, एक पत्ती उसके नीचे एक और पत्ती यूँ करके नीचे लगा दी, उसके नीचे एक और पत्ती, ऐसे ऐसे मैंने पत्ती, मैं ये बताना चाहता हूँ ये पत्ती के नीचे एक पत्ती और यूँ करके यूँ लगा दी, इन दोनों में वार्निश लगा दिया। जब मैग्नेटिक फ्लक्स इन सॉफ्ट आयरन के स्ट्रिप्स से चेंज होगा ना, जैसे इधर स्ट्रिप लगी है, तो जो करंट इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होगा वो इन दोनों का ऐड नहीं होगा। और दूसरी बात देखो, अब इसका एरिया देखे तो ये देखो कितना पतली सी लाइन है, ये आपको ये लाइन एरिया नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये इतना पतला एरिया है इसका, तो ये एरिया बहुत कम हो जाएगा, तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी स्ट्रिप की, तो स्ट्रिप की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी यानी एडी करंट कम हो जाएगा। तो एडी करंट तो सर लॉस ही नहीं होना चाहिए, तो करके हम लैमिनेटेड आयरन कोर यूज़ करते हैं, भी कम से कम हमारा एडी करंट प्रोड्यूस हो। अगर ज़्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होगा तो इसकी इंसुलेशन को जला देगा प्राइमरी और सेकेंडरी की, जिसके कारण ये शॉर्ट सर्किट में भी आ सकते हैं। तो अभी हमें ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय लैमिनेशन ऑफ आयरन कोर। Lamination of iron core is nothing but you are take number of small strips of soft iron, join them by making use of varnish. The area of each strip is very small, that's why its resistance is very high, hence the value of eddy current is very small, and eddy current produced in each strip is not added because the current in all the strips are individual flowing, मतलब अलग अलग फ्लो हो रहा है, क्योंकि देर इज नो रिलेशन बिटवीन दो, नो इलेक्ट्रिकल कंटेक्ट बिटवीन द टू स्ट्रिप्स, ठीक है। तो सर ये अभी तक यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई। नाउ द वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। पहले वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर में थोड़ी सी तो डेफिनेशन लिखोगे, थोड़ा सा ड्राइव करोगे इसको, तो ऐसे व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी इट जनरेट्स एन ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। प्राइमरी में जो करंट चेंज होगा तो ऑल्टरनेटिंग चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा, जो कि लिंक्ड होगा सेकेंडरी के साथ, हैंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमने जब इसका वर्किंग करना तो हमने एक अजम्पशन ले ली है, हमने एक अजम्पशन ली है जो फ्लक्स लिंक्ड प्राइमरी के कॉइल के साथ हो रहा है वो बिल्कुल बराबर है किसके, सेकेंडरी कॉइल के बराबर है। तो ये हमने एक एज्यूम ले लिया भाई फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू दी सेकेंडरी कॉइल। तो जो फ्लक्स का लिंकेज है ये लिखना है आपने, भाई प्राइमरी और सेकेंडरी का बिल्कुल बराबर है, यानी मैं ये कह सकता हूँ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैंने क्या किया, दोबारा से डायग्राम बना लेता हूँ। मैंने मान लिया इसके टर्न है NP, इसके टर्न है NS, इसको मैंने ओपन रख लिया और मैंने इसको AC सोर्स के साथ कनेक्ट किया। AC सोर्स का मतलब आपको सिंबल मालूम है ना, सबको ऐसे कंफ्यूज मत हुआ करो, साइन वेव बना के तो ये AC सोर्स है। चलो AC सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। तो मैंने मान लिया इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी is equal to minus NP d∅dt, this is rate of change of flux. तो this is the Faraday law, ठीक है। The induced EMF is directly proportional to rate of flux, rate of change of flux। तो नंबर ऑफ जो इतने भी टर्म होंगे उसको उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली इन द केस ऑफ सेकेंडरी तो ये होगा माइनस NS d∅dt, क्योंकि मैंने फ्लक्स का लिंक सेम आना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी सेम हो जाएगा। यानी मैं दोनों को डिवाइड करूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ ES/EP इज इक्वल टू NS/NP। तो दिस इज द टर्म इज नोन एज ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांसफार्मर रेशियो। तो दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, ट्रांसफार्मर रेशियो कांस्टेंट होती है। तो ये देखो ये एमसीए नहीं है बट लेकिन आपने याद करना है। तो अभी मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया इस सर्किट में, इनपुट सर्किट में रेजिस्टेंस 0 है। तो इस सर्किट में मैंने किरचॉफ्स लॉ लगाया।
तो जब मैं किरचॉफ्स लॉ लगाऊंगा तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। किरचॉफ्स लॉ लगाया तो मैं ये लिखूंगा दिस इज अप्लाइड वोल्टेज, यानी मैं इनपुट वोल्टेज ये बोल रहा हूँ भाई, दिस आई सपोज दिस इज द इनपुट वोल्टेज इज ई एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ई पी प्राइमरी में, तो मैं लिखा ई माइनस ई पी इक्वल टू आई आर। सर ये कैसे आया, ये नहीं समझ में आया। देखो इसको डीसी सोर्स मान लो एक बार, इसका ईएमएफ ई है, इसकी सर्किट की रेजिस्टेंस आर मान ली, इसकी इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन एक्चुअली ईएमएफ से उल्टी होती है, तो सर ये इंड्यूस होगी प्राइमरी में। तो मैं अगर किरचॉफ्स लॉ लगाना है तो मैं दिस माइनस दिस इक्वल टू आई इन टू आर लिखूंगा। तो मैंने आई आर लिख दिया। अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट जीरो मान लिया तो मैं कह सकता हूँ ये जीरो है, तो ये मैं लिखूंगा ई इज इक्वल टू ई पी, क्योंकि आर तो जीरो है, आर जीरो करेंगे एनीथिंग इनटू जीरो, यानी एक्चुअल अप्लाइड ईएमएफ इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज ई प्राइमरी। तो मैं ये लिख सकता हूँ एक चीज और, मैंने आउटपुट जो इधर ई सेकेंडरी मिला है वही इधर मिलेगा आउटपुट पे सेकेंडरी पे। ऐसा क्यों सर, क्योंकि वोल्ट मैंने तो ओपन सोर्स रखा है, जितना वोल्टेज इधर है उतनी वोल्टेज इधर मिल जाएगी। यानी ये मैं कह सकता हूँ जो मेरा ये इनपुट वोल्टेज था और ये आउटपुट वोल्टेज है, इनपुट और ये आउटपुट, इनपुट मैंने लिख दी वोल्टेज लिख दी दिस इज आउटपुट, और इनपुट ई है, मैंने ई को वी आई लिख दिया थोड़ा सा इजी हो जाए, तो दिस इज वी इनपुट, जहाँ वी प्राइमरी दे दो प्राइमरी कॉइल को, इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। देखो ये ना टीचर्स सारे इस चीज़ के बारे में साइलेंट रहते हैं, वो सारा बस ये ऊपर वाला पढ़ा के चल जाते हैं, ठीक है। तो बट लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए सर ये आउटपुट पे है और ये इनपुट पे है, तो वी एस इज इक्वल टू ई एस और ई पी इक्वल टू वी पी। तो जब आपने ये ट्रांसफार्मर की वर्किंग कर ली, इसके बाद आप ट्रांसफार्मर के लॉसेस सुनिए। व्हाट आर द डिफरेंट लॉसेस इन ट्रांसफार्मर? एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर क्या है? सबसे पहला जो लॉस है कॉपर लॉस है। सर ये कौन सा लॉस है? बेटा आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वायर बनी हुई हैं, तो उसमें जो रेजिस्टेंस लॉस है आई स्केयर आर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स, ठीक है सर ये समझ में आ गया। दूसरा लॉस एडी करंट लॉस, इसने नहीं ऐसे ना पूछेंगे आपसे भाई ये कॉपर लॉस को कैसे कम किया जा सके। कॉपर लॉस को बाय यूजिंग थिक वायर्स लोगे तो ये लॉस कम हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है चाहे इनपुट है चाहे आउटपुट है, अगर आप वायर ज़्यादा थिक लेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जिससे आई स्क्वायर आर लॉस कम हो जाता है। कॉपर लॉस को कम करने का ये तरीका है थिक वायर। दूसरा एडी करंट लॉस। सर ये कहाँ लॉस होता है? एडी करंट लॉस होता है कहाँ? एट द सॉफ्ट आयरन में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम इंड्यूस करंट को एडी करंट कहते हैं, तो यहाँ पर लॉस है। तो सर यार रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? रिड्यूस हमेशा याद करना बाय यूजिंग लैमिनेटेड आयरन कोर, बाय यूजिंग लैमिनेटेड आयरन कोर इट इज रिड्यूस्ड। चलो सर ये इसको आयरन लॉस भी कह देते हैं, एडी करंट लॉस भी कहते हैं, इसका नाम से आपको याद होना चाहिए। और थर्ड वन इज फ्लक्स लॉस, जो कि हमने माना ही नहीं देखो डेरिवेशन में ना। तो जो थर्ड लॉस है फ्लक्स लॉस है। फ्लक्स लॉस कैसे हो सकता है? तो फ्लक्स लॉस होता है जो प्राइमरी का टोटल फ्लक्स है वो सेकेंडरी से ना लिंक हो, तो देयर इज अ लॉस। हाउ इट रिड्यूस बाय यूजिंग शेल और कोर टाइप ट्रांसफार्मर, यूजिंग शेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज करोगे तो ये रिड्यूस किया जा सकता है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर इज रिड्यूसेस द फ्लक्स लॉसेस, तो ये भी मुझे क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन इज द हमिंग लॉस। तो सर ये व्हाट इज द हमिंग लॉस? जब आपका ट्रांसफार्मर चलता है तो उसकी कह लीजिए वाइंडिंग जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी है वो वाइब्रेट करने लग जाती है। तो जब वो वाइब्रेट करती है तो उसमें से कुछ नॉइस निकलती है, तो वो जो नॉइस है दैट इज़ अ टाइप ऑफ लॉस। तो इसको आप रिड्यूस वैसे तो चाह कर भी नहीं कर सकते, लेकिन वाइब्रेशन पैड लगा दीजिए टू रिड्यूस दिस लॉस। एंड द लास्ट लॉस जो कि आपको अभी बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, दैट इज नोन एज हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस ये आपने टर्म देखनी थी लेकिन आपके सिलेबस से एलिमिनेट होगी, ये मैग्नेटिक मटेरियल में था ये हिस्टैरिसीस लॉस। अकॉर्डिंग टू दिस आप किसी चीज को मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज करते हैं तो some amount of energy is liberated. That is known as
हिस्टैरिसीस लॉस। सर ये आया कहाँ से फिर हिस्टैरिसीस लॉस? देखो एसी सोर्स में हमेशा हिस्टैरिसीस लॉस होता है। आप चीज़ को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हो या करंट बढ़ा रहे हो, मैग्नेटाइज हो रही है। फिर देखो ये वोल्टेज को आ रहा है यानी डीमैग्नेटाइज हो रही है, यानी यहाँ पर डीमैग्नेटाइज होगी। अब आपने रिवर्स में मैग्नेटाइज कर दिया, फिर इसको डीमैग्नेटाइज कर दिया। यानी किसी चीज़ को मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज करने में देयर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस, दैट लॉस इज नोन एज हिस्टैरिसीस लॉस। दैट लॉस इज नोन एज हिस्टैरिसीस लॉस, जो कि आप चाहकर भी ट्रांसफार्मर में कभी रोक नहीं सकते, कभी भी एसी सोर्स में हिस्टैरिसीस लॉस रुक नहीं सकता। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर? यूज नहीं, सबसे पहले देखते हैं नीड की होती है इसकी। इसकी कहानी ऐसे है, जैसे ये भाखड़ा नंगल डैम है, डैम के नज़दीक आपका जो ट्रांसफार्मर होता है डैम के पास, वो स्टेप अप होता है। स्टेप अप से क्या फ़ायदा होता है, यहाँ से इनपुट वोल्टेज आई, इसने वोल्टेज बढ़ा के भेज दी, बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दी कि सर्किट में करंट बहुत कम हो जाए। तो ये ट्रांसमिशन केस में आई स्क्वायर आर लॉस बहुत कम हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप आई आर, क्योंकि आई बहुत कम हो गया वो भी बहुत कम हो जाएगा। अगर आई कम हो गया, वायर की जो थिकनेस है यानी वायर थिन लगेगी यानी कॉस्ट कम हो जाएगा, सैग भी नहीं करेगी वायर। तो ये सारे फायदे हो जाते हैं ट्रांसफार्मर के। डैम से जब आप टाउनशिप में देते हो, जैसे ये टाउनशिप वाला ट्रांसफार्मर आ गया, तो ये टाउनशिप वाला जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, इसके टर्न कम होते हैं, इसमें स्टेप डाउन कर देते हैं और ये जो है हमारे घर में लाइट जाती है। तो बेसिकली नीड ऑफ द ट्रांसफार्मर ये है, अभी आपने ट्रांसफार्मर जो पावर जनरेशन प्लांट है वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है वो वोल्टेज को बढ़ाकर और करंट को कम कर देता है। करंट के कम होने से आई स्क्वायर आर लॉस, आई आर लॉस, और तार जो है वो पतली लगती है, जिससे हमारी कॉस्ट कटिंग होती है। ठीक है, चलो सर ये भी चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर? एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर से अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर इज बेसिकली, किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी होती है आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट होता है लोड पर, दैट इज ई एस इंटू आई एस, इनपुट होता है ई पी इंटू आई पी। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। फॉर 100% एफिशिएंसी मैं कह सकता हूँ, फॉर 100% एफिशिएंसी यानी एफिशिएंसी 1 आ गई, ई एस आई एस इक्वल टू ई पी आई पी, ओनली इन दिस केस, नहीं तो कभी भी नहीं, नहीं तो कभी भी नहीं, क्योंकि देर इज अ लॉसेस तो होने ही होने हैं, तो 100% तो कभी होती नहीं है। हाँ 80% एफिशिएंसी, 80 से 90% एफिशिएंसी इसकी मिल जाती है हमें ट्रांसफार्मर की। तो ये ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल करेंगे तब देखेंगे इसको, अभी इतना ही चला लो। ओके बेटा, थैंक यू।